हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस 1 के चैप्टर 1 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। उसमें आज के जो हम चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स ऑल थ्री लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके कुछ बेसिक चीजें लास्ट वीडियो में कवर कर दी गई हैं। तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि उसमें से आपका इस चैप्टर का बेसिक पार्ट क्लियर हो जाए और आप ये वीडियोस को इजीली पढ़ सकें। और जिन्होंने भी वो वीडियो पहले देख चुके हैं, जो भी बच्चे वो पहले देख चुके हैं, वो आज के लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज का हमारा टारगेट है कि हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, केपलर्स के ऑल थ्री लॉस पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट मैं एक स्टोरी की तरह बता दूंगा कि केपलर के 3 लॉ थे और 3 लॉ में से थर्ड लॉ जो है वो केपलर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और उसमें से जो हमारे न्यूटन सर थे उन्होंने थर्ड लॉ का यूज करके खुद का एक लॉ बनाया था, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक ऐसा ऊपर से है बट डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसी को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ओके, सो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ये मेरा फिंगर है और फिंगर पे मैंने एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को टाई कर रखा है, या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को टाई करके रखा है और उसका मास है m1 है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सर्कुलर मोशन में घुमाता रहूंगा, ऐसे कंटिन्यू घुमाता रहूंगा। क्या सर्कुलर मोशन पे घुमाते वक्त मैं इसको कहीं भी बाहर छोड़ सकता हूं? यस और नो? जब भी मैं यहां से अगर इस थ्रेड को छोड़ दूंगा तो ये स्टोन अंदर की तरफ गिरेगा कि बाहर की तरफ गिरेगा? बट ऑब्वियस है बाहर की तरफ ही गिरेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना तो आप ओपन ग्राउंड में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कभी अंदर की तरफ नहीं आएगा, हमेशा ये ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? बाहर जाना चाहता है। बट मैं इसको पकड़कर, मैं इसको खींचकर सेंटर की तरफ ले आ रहा हूं। कहां लेके आ रहा हूं? सेंटर की तरफ। और ये इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये जाना तो बाहर चाहता है बट मैं इसको अंदर खींच ले रहा हूं, इसलिए इस पे लगने वाले फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इंग्लिश में कैसे पढ़ें सर इसको? इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल यहां पे दिया हुआ है, अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। बच्चों यहां पे देखो क्या लिखा है, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ विच टाइप ऑफ मोशन? यस, moving in a which type of motion? Moving in a circular motion. Any object moving in a circular motion, but इसका डायरेक्शन कहां है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया आपको बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या कर दिया मैंने? डायरेक्शन कहां कर रखा है? सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो मैं ऐसा घुमाते घुमाते कंटिन्यू घुमाऊंगा तो एक सर्कल बन जाएगा ना, और मेरी फिंगर कहां रहेगी? सेंटर में रहेगी, और ऑब्जेक्ट ये सर्कमफ्रेंस कवर करते हुए घूमता रहेगा। और हमेशा इसका डायरेक्शन कहां रख दूंगा मैं? सेंटर ऑफ द सर्कल रख दूंगा। क्या रख दूंगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा तो इस फोर्स का नाम क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट लिखा है कि सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मींस सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट हो उसको हम सेंटर सीकिंग कहते हैं। और ये जो फोर्स हम पढ़ रहे सेंट्रीपिटल, इसमें होता क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यस और नो? यस, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे अट्रैक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग। इसी का एक बड़ा भाई है, बड़ा बोले या छोटा बोले सर? 11th स्टैंडर्ड में आएगा वो। कहां पे आएगा? 11th स्टैंडर्ड में आएगा, और उसका नाम क्या पता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल में हमने एक चीज पढ़ी कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सेंटर की तरफ होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सेंटर से बाहर की तरफ होगा, उस सर्कल से बाहर की तरफ होगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रीफ्यूगल। और ये क्या रहेगा मेरा? सेंट्रीपिटल। क्या रहेगा मेरा? सेंट्रीपिटल। अंडरस्टूड बच्चों? क्या ये क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आई गेस पेज नंबर 2 पे है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको एक बात बता दूं, पेज नंबर 2 पे बस आपको ये सेंट्रीपिटल वाला इतना ही पार्ट पढ़ना है। आपके एग्जाम में यही गवर्नमेंट का, या फिर मैं बोलूं आपके बोर्ड एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है सेंट्रीपिटल। कुछ आए ना आए, ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के डेफिनेशन में आ ही जाता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है सेंट्रीपिटल मींस डैश, तो आप लिख सकते हो क्या? सेंटर सीकिंग लिख सकते हो। चलो
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक इमेज मैंने यहां डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपको दिख रहा है ये इमेज? कैन यू सी द इमेज? यस, दिख रहा है आपको यहां पे? तो यहां पे हो क्या रहा है मैं बोलूं, देखो ये हमारा अर्थ है और ये क्या है, ये मून है। ये क्या है? मून है। ओके, और ये मून ऐसे कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा, यस और नो? और कंटिन्यू रोटेट होगा तो हर एक पॉइंट पे कहां जाना चाहता है? बाहर की तरफ जाना चाहता है। बट हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कहां पुल करके रखता है? अपने रेंज में, अब अपने अंदर की तरफ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मून पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मून को भी कौन सा फोर्स फील हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स फील हो रहा है। क्लियर है बच्चों? सेंट्रीपिटल का डेफिनेशन क्लियर है? अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग। वेरी नाइस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। क्या सुनाना चाहता हूं मैं आपको? एक स्टोरी। स्टोरी ये है कि बच्चों पहले एंशियंट टाइम्स में, कौन से टाइम में? एंशियंट टाइम्स में। एंशियंट टाइम्स में ना, एंशियंट टाइम में क्या कोई रिसर्च नहीं होता था? सर होता था रिसर्च, बहुत रिसर्च करते थे। बट क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे? क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के लिए? इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल या बहुत सारे रिसर्चर, एस्ट्रोनॉमर्स, उस टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स जो प्लैनेट को ऑब्जर्व करते थे, वो लोग क्या करते थे? ऐसे ही ओपनली सारे प्लैनेट्स को देखते थे और उन प्लैनेट्स की पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्ट्रोनॉमर ऐसे खड़ा है यहां पे, ओके, तो वो ऐसे प्लैनेट्स को या स्टार्स को ना ऐसे देखते थे, ऐसे ही बिना कोई टेलीस्कोप, बिना किसी के, और उनकी पोजीशंस को नोट करते थे। उनकी पोजीशंस को क्या करते थे? नोट करते थे। अच्छा, नोट करके क्या करते थे? रिसर्च करते थे कि प्लैनेटरी मोशन जो होता है वो कुछ ना कुछ तो लॉ फॉलो करता होगा, हाँ या ना? कोई ना कोई तो लॉ फॉलो करता होगा। कैसे प्लैनेटरी मोशंस हो रहा है? आज इसकी पोजीशन यहां है, कल इसकी पोजीशन यहां हो गई, कितने का डिस्टेंस आया, ऐसा ये सब रिसर्च करते थे। और ऐसे एक साइंटिस्ट नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्लैनेटरी के मोशंस को ऑब्जर्व करते थे। और एक टाइम तक लॉट्स ऑफ डेटा हमारे पास आ गया था, बहुत सारा डेटा। मैं आपको बोलूं, बहुत सारा डेटा हमारे पास आ गया था। लेकिन क्या हुआ? डेटा का कंक्लूजन नहीं मिल पाया। कंक्लूजन बच्चों समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कंक्लूजन मतलब उसका कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं आ पाया। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे केपलर। आपको यहां तक ये स्टोरी समझ में आई? एंशिएंट टाइम था सर, एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर्स मतलब प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन करते थे बिना गैलीलियो के टेलीस्कोप के। कोई टेलीस्कोप ही नहीं था उस टाइम पे, या कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। ऐसे ही खुली आंखों से सारे प्लैनेट्स को देखते थे और उनके मूवमेंट, उनके मोशंस पे ऑब्जर्व करते थे और डेटा कलेक्ट करते थे, रिसर्च करते थे और डेटा बनाते थे। एक टाइम के बाद बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो चुका था। बट केपलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? ये सारे डेटा को ऑब्जर्व किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, और खुद का भी कुछ डेटा इनपुट किया। ये सब कर उन्होंने कितने लॉ बनाए? टोटल 3 लॉ बनाए। कितने लॉ बनाए? 3 लॉ। ऑल टोटल कितने लॉ थे केपलर के? केपलर के ऑल टोटल कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? और यही 3 लॉ हम पढ़ेंगे। मैं आपको बोल दूं, आप जहां भी आपके टेक्स्ट बुक में, आई गेस पेज नंबर 3 पे है, वो केपलर के ऑल 3 लॉ के आगे ऐसा लिख दो, क्यूबे। क्यूबे मतलब, क्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, बी का मतलब बोर्ड, ई का मतलब एग्जाम। क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ पूछना या ना पूछना, बट ये केपलर का लॉ वो पूछेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। पूछते हैं, उनका फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो केपलर का फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, किसी में से कुछ ना कुछ तो पूछ के ही रखते हैं वो। ओके, सो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? केपलर का फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? केपलर का फर्स्ट लॉ। और केपलर के फर्स्ट लॉ के पढ़ने से पहले कुछ ये जो इंपॉर्टेंट की बात है ये पढ़ ले। क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में? ओके, planetary motion had been observed by astronomers since ancient times before Galileo। मतलब क्या बोल रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमर जो है, एस्ट्रोनॉमर्स वो क्या करते थे? प्लैनेटरी मोशंस, किसको? प्लैनेटरी मोशंस को बहुत टाइम तक क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। कब से? एंशिएंट टाइम्स की बात हो रही है। और एंशिएंट टाइम्स मतलब जब तक गैलीलियो का टेलीस्कोप भी नहीं आया था। गैलीलियो का क्या नहीं आ गया था? टेलीस्कोप। गैलीलियो के टेलीस्कोप के पहले सारा ऑब्जर्वेशन किसका? प्लैनेट के पोजीशंस का। ये सब किस पे देखा जाता था? नेकेड आईज पे, मतलब ऐसे ही देखा जाता था। कोई टेलीस्कोप नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है।
और 16 सेंचुरी तक, कब तक, 16 सेंचुरी तक बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो चुका था मार्केट में, प्लैनेटरी मोशंस और प्लैनेटरी पोजीशंस और उसके मोशन का। ये पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़ूं मैं। केपलर का लॉ, केपलर लॉ के पहले ये कौन सा पार्ट है पता है आपको? ये सब हम जो पार्ट पढ़ रही है, क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं केपलर के लॉ के पहले। ओके अच्छा, तो ये जो हमारे केपलर सर थे, इन्होंने क्या किया, ये सारे डेटा को क्या किया, स्टडी किया। स्टडीज दिस डेटा, ही नोटिस द मोशन ऑफ द प्लैनेट एंड फॉलो सर्टेन लॉ। क्या बोल रहे, उन्होंने बोला कि ये जो सारे प्लैनेट है ये मोशन तो करते हैं, बट ये मोशन, ये सब कुछ ना कुछ कोई लॉ फॉलो करते हैं। और इन्हीं लॉ को पढ़ने के लिए उन्होंने, मतलब इन्हीं लॉ को समझाने के लिए उन्होंने कितना लॉ बनाया? ऑल टोटल 3 लॉ बनाए। कितने लॉ बनाए? टोटल 3 लॉज बनाए उन्होंने। एम आई क्लियर विद दिस? ओके ओके, सो क्या है वो तीनों लॉ, पढ़ें क्या? तो केपलर ने क्या किया पता है? ये 3 लॉ बनाया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। केपलर ने तीनों लॉ बनाया। ये तीनों लॉ बना के ना लोगों को बुलाया यहां पे, ऐसा लोगों को इकट्ठा किया और सारे जूनियर साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने क्या लॉ बनाया है, सब लोग आके प्लीज देखो मेरा लॉ, मैंने क्या बनाया है, मैंने एक बहुत अच्छा लॉ बनाया है। टोटल 3 लॉ मैंने ऑब्जर्व करके खुद से बनाया है। ये नहीं बता रहे कि पुराने डेटा को पढ़ पढ़ के बनाया है। हाँ बच्चों, खुद बोल रहे हैं कि मैंने बनाया है। चलो ठीक है, तुमने बनाया होगा, समझाओ जरा। क्या होता पता है, आप लॉ बनाओ चाहे मत बनाओ, आपको ये सारी चीजें समझाने आनी चाहिए। तो केपलर ने बोला ठीक है मैं समझा दूंगा आपको, ओके मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने कैसे समझाया, मैं ये ब्लैंक स्पेस थोड़ा सा ऑक्यूपाई करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके उन्होंने बोला कि मान लो अभी मैंने एक यहां पे एक सेकेंड ना, यस, ये मैंने एक शेप यहां पे ऑलरेडी बना के रखा है, एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। और डायग्राम में आपको भी एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सन है और ये अर्थ है और ये अर्थ के पोजीशंस हैं। पहले अर्थ यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां ट्रेवल हुआ, फिर यहां से यहां ट्रेवल हुआ और यहां से यहां ट्रेवल हुआ। समझ में आ रहा है? अर्थ के पोजीशन है, पहले अर्थ यहां से यहां ऐसा पूरा ट्रेवल करेगा, फिर यहां से ऐसा पूरा यहां तक ट्रेवल कर रहा है, फिर यहां से पूरा ऐसा ट्रेवल कर रहा है और फिर यहां से ऐसा ट्रेवल करके वापस आ रहा है। ओके ये अर्थ की पोजीशन है। तो पहले केपलर ने बोला कि सारे जो जूनियर साइंटिस्ट को इकट्ठा कर लिया और उनको क्या बोला कि देखो बच्चों या देखो भाइयों बहनों, कितनों को लगता है कि हमारी जो ऑर्बिट का शेप है, ये जो ऑर्बिट का शेप है, ऑर्बिट दिख रहा नहीं है, ये ऑर्बिट का शेप जो है वो स्पेरिकल है। कितनों को लगता है? सबने बोला हाँ हाँ हाँ, ये डायग्राम तो करेक्ट है, ऑर्बिट का शेप स्पेरिकल है और सन हमारा सेंटर में है। और सन हमारा कहां पे है? सेंटर में है। ओके जैसे लोगों ने बोला तो तुरंत केपलर ने बोला नहीं, गलत, ये रॉन्ग है, ये शेप रॉन्ग है। लोग हैरान हो गए, अरे ऐसे कैसे, हम तो यही पढ़ रहे हैं। और जहां तक बच्चों मुझे भी लग रहा है आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा, बट केपलर ने कैसे रॉन्ग प्रूफ किया मालूम है? मुझे बताओ। केपलर ने बोला कि बच्चा भाइयों मुझे बताओ, ये अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है जो आपको अभी डायग्राम में दिख रहा है, ये नजदीक है कि दूर है? बहुतों ने बोला दूर है दूर है दूर है। अच्छा ठीक है, दूर है तो अर्थ पे अभी कौन सा सीजन चलना चाहिए? विंटर सीजन। अभी भी दूर है तो अभी भी क्या चलना चाहिए? विंटर। अभी भी दूर है तो क्या चलना चाहिए? विंटर। और अभी भी दूर है तो क्या चलना चाहिए? विंटर। हर टाइम अगर विंटर चलेगा, क्या अर्थ पे हमेशा ऑल सीजन विंटर का चलता है बच्चों? ऑल सीजन विंटर का चलता है क्या? यस और नो? नो। जिसको भी लग रहा है ना, आओ जरा मुंबई बताते हैं कि ये विंटर चल रहा है कि समर चल रहा है, बताते हैं हम उनको। आओ। ऐसा ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा बड़ा सा सन है और मुंबई जो है ऐसा अर्थ से बाहर निकल के सन के एकदम पास आ गया, तब जाके इतनी गर्मी हो रही है। ऐसा बहुत सारा मीम आ रहा था। ओके सो बच्चों आपको क्या लगता है, ये जो आपने अभी डायग्राम पढ़ा, ये डायग्राम से आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर ये डायग्राम में कुछ तो गड़बड़ है, ऑल सीजन सेम तो नहीं है? यस और नो? तो ऑल सीजन सेम नहीं है तो केपलर ने बोला इस डायग्राम में छोटा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। और वो चेंज करते ही हो सकता है डायग्राम थोड़ा सही रहे। और वो चेंज क्या है कि हमारा ये जो शेप है, ऑर्बिट का शेप दिख रहा है आपको, ऑर्बिट का शेप येलो कलर का शेप, वो ऑर्बिट का शेप जो है वो स्पेरिकल नहीं है, वो हो सकता है कोई और शेप का हो। तो फॉर एग्जांपल क्या शेप का हो सकता है, मैं यहां पे साइड में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके ऑर्बिट का शेप हो सकता है सर ऐसा होगा। ये कौन सा शेप है बच्चों? कोई बोल सकता है कौन से टाइप का शेप है? ये बता दो। सन मैंने कर दिया सन सेंटर में। बताओ बच्चों कौन से टाइप का शेप है ये? यस एलिप्टिकल शेप है। कोई बच्चा बोलेगा ओवल शेप का है। ओवल, एलिप्टिकल, ये सब बच्चा एक ही टाइप का है। ओके कितनों ने कहा कि, कितने सारे लोगों ने कहा, जब केपलर ने ये सेकंड डायग्राम बनाया ना, सेकंड डायग्राम दिख रहा है आपको अभी जो मैं बना रहा हूं, केपलर ने ऐसा डायग्राम बनाया और सबको बोला कि देखो भाइयों, अभी आपके कहने के मुताबिक ये स्पेरिकल तो नहीं हो सकता,
मेरा माउस दिख रहा है आपको? ये जो ऑर्बिट है ये स्फेरिकल तो नहीं हो सकता, स्फेरिकल मतलब ये एलिप्टिकल होगा, और सन अभी भी यहां है। अब मुझे बताओ ये अर्थ से सन का डिस्टेंस कैसा है? अर्थ से सन का डिस्टेंस कैसा है? दूर है, दूर है तो कौन सा सीजन? विंटर। अभी कैसा है? पास है, पास है, मतलब समझ में आ रहा है? पहले अर्थ यहां है, फिर वो ट्रेवल करके, ये फर्स्ट पोजीशन है, ट्रैवल करके फिर वो यहाँ आएगा, फिर ट्रैवल करके फिर वो यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ आएगा, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा? 1 साल बाद। कितने टाइम लगेगा उसको? 1 साल लग जाएगा अपनी पोजीशन में आने में। ओके, सो अभी दूर है तो ठीक है विंटर, पास आ गया तो कौन सा सीजन आ जाएगा? समर। दूर जाएगा तो विंटर, और फिर पास आ गया तो कौन सा सीजन आ जाएगा? समर। अरे ऐसा होता है क्या? 2 बार समर आता है क्या 1 साल में, और 2 बार विंटर आता है क्या? और वो छोड़ो, हमारा फेवरेट मौसम रेनी सीजन कहां है भाई? रेनी सीजन की तो बात ही नहीं हो रही यहां पे। क्या ये डायग्राम सही है? सर ये डायग्राम तो गलत था, बट ये डायग्राम भी गलत आ रहा है सर। ऐसा कैपलर ने भी लोगों को बोला कि यस इसमें एक मिस्टेक है छोटी सी, और वो मिस्टेक आप बता दो तो मैं मानूं। कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे वो बता सकते हैं मिस्टेक। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब भोंदू है, बाकी सब भी स्मार्ट है, बस थोड़ा लॉजिक यूज करो अपना। तब तक मैं ये सारा पार्ट इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको, एक बात बताता हूं। सर्कल शेप जो होता है ना, सर्कल शेप का सेंटर बीच में होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो ऐसे एलिप्टिकल शेप का होता है ना, एलिप्टिकल शेप का, उसका सेंटर बीच में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसका सेंटर बीच में नहीं होता। उसका सेंटर कहां होता है? उसका सेंटर, उसके 2 फोकाई होते हैं, एलिप्टिकल शेप के 2 फोकाई होते हैं, एक यहां होता है और एक इस कॉर्नर में होता है। सन मैंने सेंटर में बनाया क्या? नहीं सर, सर एलिप्टिकल रहता तो सन सेंटर में है। अरे आई एम सो सॉरी, स्पेरिकल रहता तो सन सेंटर में है। अभी कौन सा शेप है? एलिप्टिकल है, और एलिप्टिकल शेप का सेंटर यहां नहीं होता, या तो इस कॉर्नर में होगा या तो इस कॉर्नर में। एलिप्टिकल शेप के 2 फोकाई होते हैं। क्या होते हैं? फोकाई होते हैं। क्या होते हैं? फोकाई होते हैं। फोकाई क्या होता है? अगर मैं एक डॉट बनाऊं तो लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ फोकस, दिस इज अ फोकस। ओके, बट अगर मैं 2 डॉट बना दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फोकाई। क्या बोलूंगा? फोकाई। समझ में आ रहा है क्या? तो एलिप्टिकल शेप से एक चीज, एक एलिप्टिकल शेप की एक चीज समझ में आती है, एलिप्टिकल शेप में फोकस नहीं होता, एलिप्टिकल शेप में क्या होता है? फोकाई होता है। और कितने फोकाई होते हैं उसमें? कितने फोकाई होते हैं उसमें बच्चे बताओ? एलिप्टिकल शेप के कितने फोकाई? यस, एलिप्टिकल शेप के 2 फोका है। क्या सन एक भी, सन सेंटर में क्या एग्जैक्ट? नहीं सर, सेंटर में नहीं है। आप सर अगर इस सन को शिफ्ट कर दो थोड़ा इधर, 2 फोकाई में से किसी एक फोकाई पर लेकर आ जाओ, तो हो सकता है अब हमारा डायग्राम क्लियर हो जाए। अब हमारा डायग्राम कैसा हो जाए? क्लियर हो जाए। बाकी कुछ कर नहीं रहा बच्चों, ये जो आपको देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा सा पोजीशन प्रॉपर सेट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, मैं थोड़ा सा ना इसको पोजीशंस को सेट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। बाकी है कुछ नहीं, बाकी है वही, मैं इसको फिलहाल कुछ ऐसा बना दे रहा हूं। अब हो क्या रहा है? अभी भी ये क्या है? वही शेप है। सन को अब मैंने क्या कर दिया? एग्जैक्टली सेंटर में रख दिया। एलिप्टिकल शेप के 2 फोकाई होते हैं ना, तो उसमें से एक फोकाई पर रख दिया। अब मान लो अर्थ यहां है पहले, और फिर हमारा अर्थ यहां आ गया, और फिर हमारा अर्थ यहां पे आ गया। अब होगा क्या? अर्थ यहां से यहां ट्रेवल करेगा। जब सन के नजदीक है ना तो कौन सा सीजन चलेगा? समर। दूर जाते जाते कौन सा सीजन आएगा? रेनी। और एकदम दूर पहुंच जाएगा तो कौन सा सीजन आ जाएगा? विंटर आ जाएगा। एंड यस, यही डायग्राम सबसे परफेक्ट डायग्राम है, और यही ऑब्जर्वेशन कैपलर ने किया था। अब अगर ये डायग्राम को मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो किसी को, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? सबसे पहले मैं ऑर्बिट के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ बच्चों, ऑर्बिट का शेप कौन सा शेप का है? ऑर्बिट का शेप कौन से शेप का है? एलिप्टिकल शेप का, या कौन से शेप का है? एलिप्स शेप का है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। अच्छा, सन कौन से फोकाई पर बैठा है? एलिप्टिकल शेप के कितने फोकाई होते हैं? 2 की 1। सर एलिप्टिकल शेप के 2 फोकाई होते हैं, और सन दोनों में से किसी एक फोकाई पर बैठा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोले? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। यस और नो? प्लैनेट कैसा है? ऑर्बिट का प्लैनेट्स का ऑर्बिट कौन से शेप का है? एलिप्स शेप का है, और सन किसी 2 फोकाई में से किसी एक फोकाई पर बैठा है, और यही हमारे कैपलर का सबसे पहला लॉ है। ये देखो बच्चों क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन विच शेप? एलिप्स शेप, with the sun at one of the foci, with the sun at one of the foci। क्लियर है ये पहला लॉ?
The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ओके ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको पहले पढ़ लेते हैं. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम लोग वापस से हमारे डायग्राम पे आ जाते हैं. क्या आपको ये डायग्राम दिख रहा है? ये जो मैंने अभी जस्ट बनाया था डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम, एग्जैक्ट परफेक्ट डायग्राम. मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो कैपलर सर ने कहा कि यही डायग्राम परफेक्ट है सबसे, इसी को रेफर किया जाए, इसी को पढ़ा जाए. हाँ ये डायग्राम में, अच्छा ये डायग्राम में आप एक चीज ऑब्जर्व करो. आई एम सो सॉरी, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है शायद. वन सेकेंड ना. ओके ओके नाउ ये इरेज हो रहा है. ओके बस मुझे इरेज करना था ताकि चीजें आप क्लियरली देख सको. ओके चलो मुझे बताओ, ये जो समर का रास्ता है डायग्राम में देखकर आपको नहीं लग रहा समर का रास्ता थोड़ा छोटा है, रेनी का थोड़ा बड़ा है, और विंटर का तो बहुत बड़ा रास्ता है सर? हाँ या ना? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि समर बहुत कम मंथ में चलेगा और ये विंटर रेनी थोड़ा और ज्यादा महीने का चलेगा, और विंटर तो 6-7 महीने का चलेगा सर. हमारा फेवरेट सीजन 6-7 महीने का चलेगा. ऐसा होता है क्या? विंटर तो मुंबई में देखना ही बंद हो गए है ना? ऐसा तो है नहीं. भले ही रास्ता छोटा हो, भले ही रास्ता बड़ा हो, कैसा भी रास्ता हो, ये जो सन है ना ये अर्थ को स्वीप करवाता है. अब स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप हमने एक वर्ड सुना था, स्वीपर, जो झाड़ू लगाता है. झाड़ू लगाना इन द सेंस क्या होता है? कचरे को आगे फॉरवर्ड करना, कचरे को आगे पुश करता है ना. तो वैसे स्वीप का मतलब क्या होता है? पुश करना. और सन जो है वो अर्थ को पुश करता है. भले ही रास्ता छोटा हो, भले ही रास्ता थोड़ा बड़ा हो, भले ही रास्ता एकदम बड़ा हो, सभी को कितने महीने में कवर करना है सर? 4 मंथ में कवर करना है. कितने मंथ में कवर करना है? 4 महीने में सर. 4 महीने का डेडलाइन है सर. 4 महीने में कैसे भी कवर करना है. ओके सो चाहे कितना भी बड़ा एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, सन उसको स्वीप करेगा इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज 4 मंथ. दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज 4 मंथ. आपको समझ में आया? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, ये जो भी प्लैनेट, अभी लाइन ज्वाइनिंग क्या है मतलब मालूम है? इनके बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है वो. एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया. The line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal interval of time. समझ में आ रहा है? कुछ भी रहे, कितने महीने में कवर करूंगा मैं? 4 महीने में कवर करूंगा. रास्ता छोटा रहेगा तो धीरे धीरे पुश करूंगा, धीरे 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 धीरे. ओके रास्ता थोड़ा बड़ा रहेगा तो जल्दी 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 पुश करूंगा. और रास्ता जब और बड़ा है तो ज्यादा जोर से पुश किया जाएगा, ताकि कितने महीने में कवर हो? 4 महीने में सब कुछ कवर हो जाए. क्लियर है? और यही हमारा सेकेंड लॉ कहता है हमें. सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें कैपलर्स का? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और ये जो आपका, ये आपका सेकेंड लॉ कंप्लीट हो जाता है. एंड यहां पर अब आपका क्या आ जाएगा? कैपलर का थर्ड लॉ. क्या आ जाएगा आपके? कैपलर का थर्ड लॉ आ जाएगा. एंड कैपलर का थर्ड लॉ ही हम पढ़ेंगे. और मैं आपको बता दूं दोस्त बच्चों, कैपलर का थर्ड लॉ ही कैपलर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. खुद का ही बनाया हुआ थर्ड लॉ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पिक्चर में किसकी एंट्री होती है पता है? न्यूटन सर की एंट्री होती है. आप ध्यान से देखो, पेज नंबर 3 पे कैपलर के तीनों लॉ लिखे हैं, और उसमें से थर्ड लॉ कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से? कैपलर खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया. और न्यूटन सर ने बोला, ओए तू साइंटिस्ट है, तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने आना चाहिए, बट अगर तू अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो कोई नहीं, तेरे इस थर्ड लॉ का, ये जो थर्ड लॉ आपको यहां पे दिख रहा है, तेरे इसी थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके मैं खुद का एक लॉ बनाऊंगा. और आप तुरंत जैसे पेज नंबर 4 पे देखोगे, आपको एक लॉ दिखेगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको यहां पे भी, मैं यहां पे दिख रहा है आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नीचे लिखा हुआ है. समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों? क्लियर है बच्चों? सो कैपलर का थर्ड लॉ है क्या? अब ये जो प्लैनेटरी का मोशन है, मैं वापस से उसी डायग्राम पे लेके आ जाता हूं आपको. ओके क्या डायग्राम को वापस कॉपी कर दूं कि चलेगा आपको? ये इसी में चलेगा. इसी को यहां पे थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आप पढ़ सको. वन सेकेंड ना, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आप पढ़ सको इसी में. ओके आई नो आपके लिए टाइम कीमती है, बट मैं भी चाहता हूं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको. ओके एंड बहुत लोग मैंने देखा है कि वीडियोस देखते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, देखो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैं आपको बोलूँ एक अच्छा चांस है आपके लिए. कि वो अच्छा चांस है मैं वो भी बोलता हूँ. आप स्कूल में पढ़ रहे हो,
आप कहीं ना कहीं क्लासेस जा रहे हो और बजाय उसको आपको यूट्यूब पे भी इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है हर कुछ, तो आपके लिए तीनों फायदा है। आप जितने भी टाइम 20 मिनट्स 25 मिनट्स जितना भी टाइम आप मोबाइल फालतू चीजों में लगाते हो ना, यही वीडियो देखो बच्चों। एक बार आपके 10th का बोर्ड खत्म हो गया ना, 10th में मार्क्स आ गए ना अच्छे परसेंटेज, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और इसी लाइफ को सेट करने के लिए आपके स्कूल की टीचर, आपके क्लासेस की टीचर, मैं खुद आपके पीछे मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स हो जाए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये देखते हैं, उनके लिए तो अर्जुन सर 24 आवर्स अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है। ओके कैसे 24 आवर? क्लासेस में तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, जब भी ये पढ़ने का मन करे या फिर जब भी कोई पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आए तो वो डाउट आप वीडियो से देख के पढ़ सकते हो। यही चीज तो क्लासेस में भी पढ़ाई जा रही है। ओके सो जो क्लास में है उनका भी फायदा है और जो क्लास में नहीं उनका भी फायदा हो रहा है, डबल बार रिवीजन हो रहा है। एक तो अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको मिल रहा है, और यहाँ यूट्यूब पे भी आपको मिल रहा है, फ्री अवेलेबल है। आप बस थोड़ा इंटरनेट यूज करके आप देख सकते हैं। ओके सो कैपलर का थर्ड लॉ क्या है? कैपलर का थर्ड लॉ ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ का पोजीशन है और अर्थ यहां से ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है, और जब अर्थ रिवॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है तो मैंने अर्थ का टाइमर चालू कर दिया है। अर्थ का टाइमर नहीं, मतलब मैंने मेरा एक टाइमर चालू कर दिया है और अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस यहां पे आ गया है। अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वापस अपने पोजीशन पे आ गया है, और जब वो अपने पोजीशन पे आया तो मैंने वो टाइम नोट किया और उस टाइम का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और जो भी डिस्टेंस था इनके बीच में, जो भी डिस्टेंस बने जा रहा था, हर एक पॉइंट हर एक पोजीशन पे क्या बनता रहेगा, डिस्टेंस बनता रहेगा ना। हर एक पॉइंट हर एक डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस बन रहा था उस डिस्टेंस का मैंने एवरेज निकाला। क्यों एवरेज निकाला? क्योंकि बार बार डिस्टेंस बदल रहा था ना। कब ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है तो चलो ये 3 रहेगा, लेकिन क्या ये वाला एरो 3 सेंटीमीटर का है? नहीं सर ये 4 हो गया। क्या ये 3 सेंटीमीटर का है? नहीं सर ये 5 सेंटीमीटर है। बार बार डिस्टेंस बदल रहा है, इसलिए डिस्टेंस का मैंने क्या ले लिया, मीन ले लिया, या क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। क्लियर है? और उसका क्या कर दिया, क्यूब। और दोनों ही मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। क्या थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको बता दूं, थर्ड लॉ याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। देखो, या तो आप डेफिनेशन याद कर लो, या तो आप क्या याद कर लो, फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला मेरा क्या है, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस का क्यूब। मीन डिस्टेंस का क्यूब, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस का क्यूब। अब इससे सर कैसे याद होगा? डायरेक्ट याद होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, उसको पढ़ो, फिर डेफिनेशन ऑटोमेटिक बनेगा। स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वापस यहां पे लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, या फिर बिटवीन देम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसा लॉ है वैसे ही लिखो। क्लियर है? लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन तो खुद ही लिख पा रहे हो, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्वायर ऑफ द, वापस एक बार रिवाइज करें, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। और यही यहां पे वो भी लिखा है, थर्ड लॉ। क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया है क्या तीनों लॉ? केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकंड लॉ। मैं आपको यहां पे ऐसा रख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे जिन तक ये नोट्स नहीं पहुंच पाता वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने देखो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश की कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। साइंस की परंपरा पता है ना, प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। इसलिए नोटिस करो यहाँ पे क्या वर्ड लग गया है, के लग गया है। क्या लग गया है? के। प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा दिया, कांस्टेंट। अब ये आर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए के यहाँ पे रह गया अकेला। और क्या हुआ, ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। यहां तक कुछ समझ में आया आपको बच्चों? थर्ड लॉ में मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट अब ये लॉ है बच्चा, ये जैसा लिखा है हमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। केपलर खुद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अच्छा ऐसा है क्या? आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हो। और केपलर ये जब थर्ड लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना, तो इसी लॉ को लेकर न्यूटन सर ने खुद का एक लॉ बनाया, और वो लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
क्या लॉ है वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। अब ये डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास 1 है, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास m2 है। न्यूटन सर ये कहते कि इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्टेड रहता है विथ अ फिक्स फोर्स और विथ अ डेफिनाइट फोर्स। वापस से मैं बोल देता हूं, इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्टेड है। जैसे सन, और सन किसको अट्रैक्ट करके रखता है? सारे प्लैनेट्स को। तो इसका मतलब हमारा जो अर्थ है वो किससे अट्रैक्टेड है? सन से। मून किससे अट्रैक्टेड है? अर्थ से। बट अल्टीमेटली मून फिर किससे अट्रैक्टेड हो जाएगा? सन से हो जाएगा। मतलब अर्थ पे रहने वाले सभी चीजें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो सन से भी अट्रैक्टेड है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द, क्योंकि पूरा अर्थ ही जब अट्रैक्टेड है सन से, तो अर्थ के सारे पार्टिकल्स भी किससे अट्रैक्टेड हो गए? सन से। So every object in the universe attracts every other object with a definite force, with a definite force। और अगर मुझे यही फोर्स पता करना है ना बच्चों, अगर मुझे यही फोर्स पता करना है ना, कौन सा फोर्स? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। और मान लो ये रहा मेरा एक ऑब्जेक्ट 1 और ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये दोनों के बीच का दूरियां, जिसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डिस्टेंस। और ये क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है? टकराता है विद अ फिक्स फोर्स। और अगर वो फोर्स मुझे पता करना होगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट फोर्स। वो फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों मास, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, और ये ऑब्जेक्ट 2 है इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। यस और नो? So that force is directly proportional to what? Product of their masses। इन दोनों मास का क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली मतलब नीचे लिखना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो दूरियां हैं उसका क्या करना पड़ेगा? मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है? अट्रैक्टेड रहता है विद अ डेफिनाइट फोर्स और विद अ फिक्स फोर्स। एंड दैट फोर्स, अगर मुझे वो फोर्स पता करना है तो मैं ऐसा बोलूंगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड दैट फोर्स इनवर्सली वाला पार्ट नीचे लिखते हैं। दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस उनका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है और फॉर्मूला नंबर 2 जो हमने अभी जस्ट बनाया है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली, या फिर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली में कौन आएगा? d स्क्वायर। जो डायरेक्टली है वो ऊपर लिख रहे हैं, जो इनवर्सली वो नीचे लिख रहे हैं। और ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनेगा जो न्यूटन सर ने दिया था। क्लियर है? और यहां पर इसका आंसर अगर एग्जाम में आया तो सर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है। ओके, सो न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी के मुताबिक क्या समझ में आता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्टेड रहता है विद अ डेफिनाइट फोर्स। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्स। और अगर वो फोर्स मुझे पता करना है तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब दो मास है ना, एक मास 1 है और एक का मास क्या है? 2, m1 इंटू m2। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब सामने लिखेंगे कि नीचे? इनवर्सली नीचे लिखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, और यहीं पर मैंने यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है इनका फॉर्मूला। दिख रहा है क्या आपको ये फॉर्मूला? ठीक है, हमारी वापस से साइंस की परंपरा आ गई। प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाना होता है? कांस्टेंट। बट पूरे चैप्टर में या जहां जिस भी प्लेनेट पे ये मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वो प्लेनेट का ग्रेविटी हर जगह से क्या रहेगा? सेम रहेगा। ग्रेविटी इज कांस्टेंट ना, तो इसलिए जी स्टैंड्स फॉर के की जगह, कांस्टेंट टर्म की जगह मैंने क्या लगा दिया? जी। एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अंडरस्टूड बच्चों? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, सो ये रहा इसका पहला पॉइंट। या आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसा विद फॉर्मूला। इफ डन तो हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट पढ़ते ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे और हम अगले वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इनका मैंने आपको बताया ना, केपलर का लॉ इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया था, ऐसा उन्होंने कहा है। आप पेज नंबर अपने 3 पर जाकर केपलर के तीनों लॉ के बाद लास्ट के पैराग्राफ को आप पढ़िए, तो वहां पर आपको दिख जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, सो अभी क्या बोल रहा है, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल। इसका मतलब क्या हुआ सर? ध्यान से पढ़ना, ज्यादा कुछ बड़ी इंग्लिश या हाईफाई इंग्लिश में नहीं लिखा है। ओके, क्या लिखा है पढ़ने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखने की कोशिश की है वहां पे। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स इज ऑल्सो डबल। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट का मास 3 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 6 है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बताओ, फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या रहेगा मेरा? m1 इंटू m2 रहेगा ना। m1 इंटू m2 का मतलब 3 इंटू 6, और आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर मैं इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दूं, मतलब इसका डबल कर दूं, 3 2 6 कर दूं, तो अब क्या आंसर आएगा? 6 इंटू 6। यही है ना फोर्स का फॉर्मूला, m1 इंटू m2। m1 पहले 3 था, मैंने उसको 6 कर दिया, डबल कर दिया, तो मेरा आंसर भी क्या हो गया? 36 आ गया। 18 का डबल 36 ही होता है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दूंगा ना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि आपको? कोई भी आप नंबर ले लो, ऐसा नहीं कि चीटिंग कर रहा हूं। आप एक काम करो, ये 16 को डबल कर दो, इसको 3 ही रहने दो। क्लियर है? 16 को डबल कर दो तो 12 आ जाएगा। तो क्या होता सर, यहां पे ये जो मैंने 6 लिया है, 6 की जगह मुझे क्या लेना पड़ता? 3 लेना पड़ता। और यहाँ जो मैंने 6 लिया, यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ता? 12। और 12 3 का आंसर क्या आता? 36 ही आता। मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल हो गया ना, तो उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अबाउ लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल। मास डबल तो फोर्स डबल। और अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, सर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? सर कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा है ना, ये डी स्क्वायर, इस डी स्क्वायर की बात हो रही है। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, बाकी सब सेम, डिस्टेंस डबल कर दूं, तो फोर्स मेरा जो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब अगर पहले फोर्स का आंसर 100 आ रहा है ना, तो अब फोर्स का आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25। समझ में आ रहा है बच्चों? पहले अगर फोर्स का आंसर 16 आ रहा है, तो 16 को डिवाइड बाय 4 से कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 4। 4 गुना कम हो जाएगा। मास डबल तो फोर्स डबल, ये याद रखना। अगर मैं मास को डबल कर दूं, तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। और अगर डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो मेरा जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। ये बात याद रखना आप। क्लियर विद दिस पार्ट? ओके, सो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, और आज की वीडियो में हमारा ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट सर? सबसे पहला क्या देखा हमने? सबसे पहले क्या देखा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देखा? सेंट्रीपिटल। आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऐसा घूमता हुआ? यही सेंट्रीपिटल की बात कर रहा था मैं। ओके, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर देखा कि पहले एंशिएंट के टाइम पे लोग सारे प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन ऐसे ही रैंडमली लेते थे, ओके, बिना किसी टेलीस्कोप के, और बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया था। फिर केपलर सर ने इन सारे डेटा को कलेक्ट किया और कितने लॉ बनाए? 3 लॉ। उन्होंने पहला लॉ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा भी एक बार ठीक ठाक समझ में आ गया, बट थर्ड लॉ में वो अच्छे से समझा नहीं पाए। उनको इस सवाल का मतलब ये नहीं पता था कि प्लैनेट ये सारा लॉ क्यों फॉलो करते हैं। तो न्यूटन सर ने इन्हीं लॉ का इस्तेमाल करके, थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके खुद का एक लॉ बनाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो भी हमने पढ़ लिया आज के लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डेरिवेशन का पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको बोल दूं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का पहला डेरिवेशन, जो आपके टेक्स्ट बुक में काफी कट शॉर्ट करके दिया हुआ है, बिल्कुल डिटेल्ड में नहीं है। और पहले स्टेप से दूसरा स्टेप समझने के लिए आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, बट डोंट वरी, मैंने उसका पूरा डेरिवेशन डिटेल में बना रखा है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पूरे डेरिवेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लीज आप ये वीडियो को देखिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज उसको, आई रिक्वेस्ट, प्लीज उसको डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में। एक बच्ची का डाउट था, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे याद आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो कैसा भी ट्रैवल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी ट्रैवल करो आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इसका मेजरमेंट ले लो क्या है। बट ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट पहुंचना है तो सीधा भी तो जा सकते थे ना सर, बड़े आसानी से पहुंच जाते थे। और ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बनाया ना, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये घुमा फिरा के जो मैं वहां पे पहुंचा ना, उसी को क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये आपके इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट के पोजीशन और फाइनल पोजीशन इस पे मैटर करता है। अगर आपका इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल घूम के भी वही पोजीशन आ रहा है, इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर है, इनिशियल पोजीशन अलग रहना चाहिए और फाइनल पोजीशन अलग रहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट में। फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है, ओके, और यहां पर आपका स्कूल है। आप घर से निकले और एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करके स्कूल चले गए, और स्कूल आपका था 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। कितने किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे। क्लियर है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर का। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ सर, क्योंकि अभी इनिशियल ये था और ये था हमारा फाइनल पोजीशन। स्कूल छूटने के बाद आप वापस घर पे आ गए, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितना किया, 6 किलोमीटर का। बट क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इनिशियल भी वही पोजीशन हो गया और फाइनल भी वही पोजीशन हो गया। जब इनिशियल और फाइनल एक ही पोजीशन आ जाए तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का, जीरो हो जाएगा। यही एक बेसिक फर्क था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।